स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। भारत की राजनीति में कुछ मुद्दे सिर्फ बहस नहीं बवंडर बन जाते हैं। जातीय जनगणना उन्हीं में से एक है। दशकों से इसकी मांग होती आ रही है, बार बार टाली जाती रही और अब केंद्र सरकार ने आखिरकार इसकी हामी भर दी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये गणना होगी या नहीं, सवाल ये है कि इससे किसे ताकत मिलेगी, किसे नुकसान होगा और क्या ये समाज को जोड़ने वाला कदम होगा या तोड़ने वाला। ऐसे में पहला सवाल यही है कि आखिर ये गणना होती क्या है। दरअसल जातीय जनगणना यानी हर जाति की अलग अलग गिनती। ये जानना कि कौन सी जाति कितनी संख्या में है, कैसी सामाजिक आर्थिक स्थिति में है और क्या वह पिछड़ेपन की श्रेणी में आती है या नहीं। ये आंकड़े कागजों की खानापूर्ति नहीं बल्कि सरकारी नीतियों और आरक्षण की बुनियाद बन सकते हैं। मंडल आयोग ने 1990 में कहा था कि ओबीसी की संख्या 52% है, लेकिन यह अनुमान 1931 की जनगणना पर आधारित था। अब जब देश की आबादी 140 करोड़ के पार जा चुकी है, तब 90 साल पुराने आंकड़ों पर भरोसा करना कहीं से भी व्यावहारिक नहीं लगता। जातीय जनगणना के समर्थन में तर्क क्या दिए जाते हैं वो समझिए। नीतियां अनुमान पर नहीं आंकड़ों पर बनेगी। कौन पिछड़ा है ये कागजों पर नहीं डेटा से तय होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर क्षेत्र में वंचित वर्गों तक योजनाएं सही ढंग से पहुंच सकेंगी। सामाजिक न्याय सिर्फ नारे से नहीं आंकड़ों से मजबूत होता है। जो दल पिछड़ों के हक की बात करते हैं, अब उन्हें अपने दावों के आंकड़ों से साबित करना होगा। वहीं कई विशेषज्ञ इसका विरोध भी करते हैं। उनका कहना है कि आखिर इसकी क्या जरूरत और अगर जातीय जनगणना हुई तो देश को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका तर्क क्या कहना है वो भी समझिए। इससे जातिगत पहचान और मजबूत होगी जो सामाजिक समरसता के खिलाफ है। आंकड़ों के सहारे वोट बैंक की राजनीति को और हवा मिलेगी। अगर ओबीसी की संख्या 52% से भी ज्यादा निकलती है तो आरक्षण की 50% सीमा पार सवाल उठेंगे। भारत में 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद देश में होने वाली जनगणनाओं में जातियों की गिनती नहीं की गई। जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है, लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी और ओबीसी और ईबीसी जातियों के कितने लोग देश में हैं इसकी गिनती नहीं होती है। माना जाता है कि देश की आबादी में 52% लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफी कम है। विश्लेषकों का कहना है कि राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये समझ से परे था कि बीजेपी अब तक जाति जनगणना से क्यों कतरा रही थी, जबकि माना जा रहा है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इन समुदायों के वोट तो ले रही है, लेकिन उनकी संख्या नहीं बताना चाहती है, क्योंकि ऐसा करते ही पता चल जाएगा कि राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी कितनी कम है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी का ये डर खत्म हो गया है या फिर उसने बिहार, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, में चुनावी लाभ लेने के लिए ये कदम उठाया है। देखा जाए तो जातीय जनगणना एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये देश को सामाजिक न्याय और विकास की नई दिशा दे सकती है, वहीं दूसरी ओर ये सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा भी दे सकती है। सवाल ये नहीं कि इसे किया जाए या नहीं, सवाल ये है कि इसे कैसे किया जाए। सटीकता, पारदर्शिता और उद्देश्य के साथ या सिर्फ चुनावी एजेंडे के तहत। ये जनगणना अगर सही मंशा और तकनीक के साथ की गई तो ये भारत के नीति इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ बन सकती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।